और उसने जिस क्रूरता से मारा है लोगों को सर, उसने लाशें बिछाई हैं सीधा, गांव के गांव, राज्य के राज्य जला देता था। चला गया, औरंगजेब चला गया, अकबर चला गया, सब चले गए, और आज भी हम उसी पे डिबेट करते हुए आ रहे हैं। एक बहुत ही सौंदर्य से, बहुत ही ज्यादा सुंदर एक लड़की थी जिसे अकबर बिल्कुल सेपरेट रखता था। एक राजा हर्ष थे, जी जी, उनका मैं बड़ा सुनता हूँ कि मुगलों से ज्यादा मंदिर उन्होंने तोड़े, और वो तो हिंदू थे। अब 2016 के बाद जैसे यूपीएससी ने चेंज किया तो टफनेस लेवल बहुत ज्यादा हो गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। औरंगजेब को ये था कि डेक्कन का पूरा एरिया मुझे कैप्चर करना है। उसके लिए सबसे बड़ा बैरियर कौन है डेक्कन में आने के लिए? शिवाजी। लड़ाई होना तो स्वाभाविक है, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो है मुगल एरा। एक ऐसा मुद्दा, कोई भी न्यूज चैनल उठा के देखें, बाबर चला गया, औरंगजेब चला गया, अकबर चला गया, सब चले गए, और आज भी हम उसी पे डिबेट करते हुए आ रहे हैं। और मूवीज तक बन रही हैं, आप भी देख रहे होंगे, परेश रावल की एक मूवी आने वाली, उस पर भी हम सर से बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, एसएस यूपीएससी क्लासेस के डायरेक्टर एंड फाउंडर मिस्टर सचिन सोलंकी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू सो मच दोबारा टाइम देने के लिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा सौभाग्यशाली है कि आपने दोबारा हमें इनवाइट किया, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पॉडकास्ट आपका चल रहा है। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप इनवाइट करते हैं और इन मुद्दों पर जब बात करने का मौका मिलता है, तो इतिहास के उन पक्षों को भी रखने का मौका मिलता है जो आज के समय लोगों को पता रहने चाहिए, पता लगना चाहिए उन मुद्दों पर। एक्चुअली आप यूपीएससी के टीचर हैं, तो मुझे लगा कि आप बेहतर बता पाएंगे कि इतिहास में सच में क्या हुआ था, क्योंकि न्यूज चैनल देखें तो पक्ष अपना विपक्ष अपना, सब उसी पर झगड़ते रहते हैं। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मुगल कौन थे और भारत में कैसे आए? देखिए, बेसिकली एक शब्द मुगल, ये तो शायद बाबर को भी नहीं पता होगा कि उसे मुगल कहा जाएगा बाद में। ये तो अकबर को भी नहीं पता होगा कि उसे मुगल कहा जाएगा बाद में। ये जो मुगल शब्द है, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक शब्द है। उन्होंने इसको कनेक्ट किया मंगोल से। बेसिकली अगर हम लोग बात करें, जो बाबर था, जो फाउंडर था मुगल साम्राज्य का, वो दो साइड से, ऐसे समझिए आप, तैमूरी वंश और चंगेज का वंश। फादर की साइड से वो तैमूर वंश से था और मदर की साइड से वो चंगेज के वंश का था। जब इस पर डीप स्टडी की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसे मंगोल की साइड से माना गया, और जब मंगोल से माना गया तो तब उसके लिए मुगल शब्द का इस्तेमाल किया गया। ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं कि उनका मुगल कहां से आए। और जब बात आती है कि बाबर के आने की, तो उसका जो स्थान था, आज आप देखेंगे तो जो उज्बेकिस्तान है, वहां पे फरगना पड़ता है, वहां पर उसका जन्म हुआ, वहीं उसका राज्य हुआ करता था, जहां पर वो छोटी सी एज में, बहुत छोटी एज में वहां का राजा बना। मात्र 13-14 साल की एज रही होगी, तब उसके पिताजी की डेथ हुई, और डेथ होने के बाद में वो वहां का राजा बना। अब समय के साथ चीजें बहुत बदली कि उसके जो आसपास के, आप ऐसे मानिए जैसे परिवार में लड़ाइयां होती हैं, अदर राजा थे, उन्होंने उसको कभी स्टेबल होने ही नहीं दिया। वो दर दर भटकता रहा। आप ये कहिए, लगभग अगर हम लोग बात करें तो मोटे से मोटे 10-20 युद्ध तो उसने वहां पर लड़े होंगे, और लगभग सब में वो हारा। एक सैवानी खान नाम का रूलर हुआ, सब में हारा सर, जीता नहीं वो व्यक्ति। अगर मैं कहूं ना, एक इतिहास के प्रोस्पेक्टस से देखें हम लोग, इसको जात और धर्म को अलग से देखें, तो बाबर वाज अ रियल हीरो ऑन रिकॉर्ड। आप ये बोल रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं, आप उसको पढ़ेंगे ना, आप ये कहेंगे क्या बेहतरीन पर्सनैलिटी था। सब कुछ हार के भी, सब कुछ हार के वो लगातार लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा जीवन में, और जब मरा भी तो संघर्ष करते ही मरा। भारत आया, भारत में आके 4 साल लगातार लड़ाइयां लड़ी उसने, और बाद में मर गया। पूरा जीवन उसका संघर्ष में निकला। उसकी बहन को, खास बहन को, एक राजा उठा ले जाता है और वो उसे बचा नहीं पाता है। पिता मर गया, उसके बाद उसका राज्य उसको नहीं दिया गया, चाचाओं ने राज्य उसका छीन लिया। आप ये समझिए, जब वो एक युद्ध के मैदान में लड़ रहा था सैवानी खान से, तो उसने उसकी पूरी सेना नष्ट कर दी थी। मात्र उसके पास सैनिक बचे होंगे, 10 से 12 सैनिक बचे होंगे। और जब उसके एक सेनापति ने उससे सवाल कहा कि अब हम कहां जाएंगे, तो कितना सुंदर आंसर दिया बाबर ने। बाबर कहता है कि अभी जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर हम आ रहे हैं, अभी जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर हम आ रहे हैं, अभी तो बाकी की जमीन बाकी है, बाकी का आसमां बाकी है। हम कहीं तो जाएंगे, कहीं तो अपना राज्य बनाएंगे। तो उसका स्ट्रगलिंग फेस अगर देखा जाए, तो बहुत बेहतरीन स्ट्रगलिंग फेस रहा है उस व्यक्ति का।
वहां से वो काबुल गया, काबुल की राजकुमारी से विवाह किया। उसके बाद उसका सपना था कि मुझे हिंदू कुश पर्वत को पार करके, बेसिकली क्या होता था कि अगर आप अरब में देखेंगे तो अरब में अब तो खैर बहुत पैसे वाले लोग हैं, यूएई वगैरह में देखेंगे तेल के कुएं इनको मिल गए। पहले ना तो खाने के लिए कुछ था, ना राज्य बहुत ज्यादा फ्लोरिश थे। अब कोई भी राजा किस चीज पर डिपेंड रहता है? टैक्स पर। टैक्स कहां से आएगा? एग्रीकल्चर से या बिजनेस से। वहां तो ना तो एग्रीकल्चर होता ना बिजनेस होता, रेगिस्तान था, रेगिस्तान था। तो क्या करते थे ये लोग? रेड किया करते थे हिंदू कुश माउंटेन, या हिंदू कुश माउंटेन पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, उसको पार करके पाकिस्तान, पहले तो इंडिया का ही पार्ट था, तो उस पर रेड किया करते थे, लूटते थे और उसके बाद अपने यहाँ पे घर चलाते थे ये लोग। तो आप लगातार देखेंगे कि जितने भी अटैक हुए हैं इंडिया पे वो हमेशा इधर ही साइड से हुए हैं। कोई अटैक आपने देखा नहीं हुआ चाइना की साइड से हुआ है। रीजन क्योंकि वहां की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है ऐसी है कि आप अटैक कर ही नहीं पाएंगे वहां से। दूसरी चीज, वहां पर चाइना जो है, चाइना में जो राज्य है उनके पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे पास है, संपन्न है, वो संपन्न है। तो इस वजह से ये लोग वहां से अटैक करते थे सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए। उस समय किसी राजा को गलत या सही कहना सही नहीं है इतिहास के हिसाब से। अगर आप लड़ नहीं सकते तो आप मारे जाएंगे। सर्वाइवल का खेल था बेसिकली। तो जब मुगल आए यहां पे 1526 में, उस समय सल्तनत काल चला करता था। सल्तनत काल में एक व्यक्ति था इब्राहिम लोदी, दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, बहुत तंगड़ा सा शख्स, लाखों की सेना। ये मानिए कि बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, क्योंकि दादा राजा है, पिता राजा है और खुद फिर राजा बना है। अब उससे पानीपत की पहली लड़ाई हुई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में होती है, जिसे बाबर जीत जाता है। और इतिहास में लिखा गया है कि अगर उस रात, जिस रात ये जो फाइनल लड़ाई थी उस दिन, अगर उस रात इब्राहिम लोदी रुक जाता तो बाबर कभी जीतता नहीं। ये थोड़ा समझाइए आप। कैसे? जैसे कि आप समझिए जब युद्ध हो रहा था लगभग बाबर की सेना 90% खत्म हो चुकी थी। बाबर का मनोबल टूट चुका था एक तरीके से, लेकिन उससे पहले मनोबल टूट गया इब्राहिम लोदी का। और जिसका मनोबल युद्ध के मैदान में टूट जाता है, जबकि वो जीत रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जीत जाएगा, क्योंकि सेना उसके पास कई गुना ज्यादा थी। बस एक गलती उनसे क्या हुई कि इस समय बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया, और उसके पास हाथियों की सेना बहुत ज्यादा थी। तो जब हाथियों के पास पहली बार ऐसा हुआ कि हाथियों के सामने तोफ के गोले दागे गए, तो जो साउंड उन्होंने सुना, तो वो जो साउंड सुन के वो पगला गए। तो उन्होंने क्या, वो मुड़ गए, मुड़ के अपनी ही सेना को कुचल दिया। तो वहां वो युद्ध में जीता। युद्ध में जीतने के बाद उसने दिल्ली को कंट्रोल किया, आगरा को कंट्रोल किया। उसके बाद वो वहां पर राणा सांगा से लड़ा। राणा सांगा के बाद में अगर हम लोग बात करें गुजरात वगैरह, इन सब जगहों को जीतकर वो व्यक्ति 1529 तक लगभग उसने कंट्रोल किया। 1530 में उसकी डेथ ही हो गई। इसलिए मैंने कहा कि बाबर वॉज द रियल हीरो। अगर हम इस धर्म को अलग हटा के देखें, एक व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो ऐसे 1526 में बाबर की एंट्री हुई। उसी की एंट्री के साथ में हम ये कहते हैं कि मुगल साम्राज्य की भारत में शुरुआत हुई। अच्छा, मैंने जितना पढ़ा है कि बाबर ने सिर्फ शायद 4 साल ही राज्य किया था, तो उस 4 साल का इम्पैक्ट आज हम क्या देखते हैं? जैसे सबसे बड़ा डिबेट बाबरी मस्जिद चलता है। तो क्या सच में बाबर ने वो तोड़ के ये सब बनाया था, और क्या क्या इम्पैक्ट? देखिए, इसमें बहुत सारे वाद विवाद है, हर व्यक्ति अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, बट इतिहास में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिलता है कि बाबर ने वो बाबरी मस्जिद बनाया था। हाँ, ये कहा जाता है कि एक उसका गवर्नर था, गवर्नर के द्वारा वहां पर एक मस्जिद बनाया गया था और वो बाबर के टाइम पीरियड में बना और उसे बाद में जाके बाबरी मस्जिद कहा गया। अब मंदिर तोड़ना या मस्जिद बनाना, ये क्रियाएं बहुत पहले से चली आ रही थी। ऐसा नहीं कि उसने अकेले ने काम किया। इससे पहले अगर हम सल्तनत काल में जाएंगे तो सल्तनत काल में सबसे पहला जो सल्तनत काल की शुरुआत करता है उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद के कितने सारे मंदिर तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। आपने एक नाम सुना होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन में बनने वाली एक इमारत, झोपड़ा कहाँ है? वो बेसिकली एक मंदिर, उसको तोड़कर उन्होंने बनवा दिया। कुवात उल इस्लाम करके मस्जिद बनवाई दिल्ली में, वो मंदिर हुआ करता था। तो बेसिकली ये क्रिया बहुत पहले से चली आ रही थी,
बट बाबरी मस्जिद में ऐसा कोई एविडेंस मिलता नहीं है। अभी भी आप देखेंगे अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो क्या बाबरी मस्जिद को तोड़कर हुआ है? वो तो जगह उन्हें पीछे दे दी गई है, जगह पीछे, तो वो तो टूटा नहीं है अभी भी। अगर आप इस बात से कुछ नहीं बाबरी मस्जिद खत्म हो गया, नहीं, बाबरी मस्जिद वही है अभी भी, जगह उसको दी गई है, सुप्रीम जगह दूसरी दे दी गई है कि आप यहाँ पर मंदिर बनवा ले। मंदिर उस जगह स्टेबल ही नहीं है। आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ें जरा, तो बाबरी मस्जिद आज भी स्टेबल है वहीं पे, टूटा थोड़ी ना है वो। तो धर्म के बारे में बातें उल्टी सीधी फैलाई जाती हैं, इसी से तो सत्ता की रोटियां सेकी जाएंगी, इसी से डिबेट चलते हैं, इसी से डिबेट चलती है पक्ष विपक्ष का। इतिहास में कोई वर्णन नहीं है इस तरीके की चीजों का, क्योंकि हम तो इतिहास के तौर पे बात कर सकते हैं ना। सर मंदिर तोड़ने की अभी बात कर रहे थे और डिबेट भी चलता है कि मुगलों ने तोड़े। एक राजा हर्ष थे, जी जी, उनका मैं बड़ा सुनता हूँ कि मुगलों से ज्यादा मंदिर उन्होंने तोड़े और वो तो हिंदू थे। देखिए उनके इतिहास को जो पढ़ोगे ना आप, तो आप बड़ा मजेदार राजा थे। मजेदार क्यों, मैं इसको वैसे नहीं कह रहा, बहुत ही घटिया किस्म का आदमी थी। राजा एक इतिहास की किताब है राजतरंगिणी, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। वो कल्लड़ के द्वारा लिखी गई है, कल्लड़ और बिल्लड़ के द्वारा लिखी गई है। उसमें जो स्टार्टिंग का चैप्टर है वो तो खैर उसको महाभारत के टाइम से बताते हैं, अब वो वहां तो थे नहीं, लेकिन वो बेसिकली बताया जाता है। लेकिन राजा हर्ष का जो टाइम पीरियड था वो लगभग आई थिंक ऐसा था कि 1009 एडी से लेके 1108 के आसपास में उनका टाइम पीरियड था। और जब वो राजा बने तो उस समय उन्होंने बहुत ज्यादा शोषण किया महिलाओं का। इनफैक्ट अपने पिता की जो दासियां थी या जो अदर महिलाएं थी जो उनके साथ भी उन्होंने शोषण किया। ये बात कल्लड़ खुद इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो कल्लड़ के फादर थे वो उनके कोर्ट में मेंबर थे, तो कल्लड़ ने उसको सामने से देखा। जब ये भोग विलास की चीजों में रहे तो उन्होंने सब पैसा लुटा दिया। जब लास्ट में जब ये समझ में आया कि जब कुछ नहीं बचा, तब उनके पास एक हथियार बना कि क्या करूं मैं, मंदिरों में पैसा बहुत है। पहले मंदिरों को तोड़ा नहीं, पहले मंदिरों को वार्न किया जाता था कि भाई साहब आप अपना पोस हमें दे दो। आज भी तुम्हारे यहाँ पे मंदिरों में बहुत पैसा है, चढ़ावे का बहुत पैसा आता है, कितना धन दौलत है। तो उसमें क्या आता था कि इस पैसे को हमें दे दो, आप नहीं देंगे तो हम छीन लेंगे। तो ऐसे करके उसने मंदिरों को तोड़ने की शुरुआत करी। और उसने तो एक अलग से ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया था सर, ऑन रिकॉर्ड एविडेंस, इसके पूरे रिकॉर्ड अवेलेबल है अभी भी, कि उसने एक ऑफिसर भी अपॉइंट किया था जिसका काम सिर्फ यही था कि मंदिरों को तोड़ना और उन मूर्तियों को वहां से निकालना। और इतनी, ये बताते हैं जब इतिहास में और भी आगे पढ़ते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा लेकिन कहें, इतनी गंदी कंडीशन कर दी थी उसने, ब्राह्मणों को पकड़ के उन मूर्तियों के ऊपर टॉयलेट तक करवाई थी। ये इसलिए कहा जाता है कि वो ज्यादा क्रूर राम मंदिरों को तोड़ने के लिए इस तरीके की कंडीशन उसने राजा हर्ष ने करवाई। तो इतिहास में उसका संक्षिप्त वर्णन दे रखा है। लोगों को पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें कल पढ़नी चाहिए, राजतरंगिणी तो सबको पढ़नी चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको, मैं चैप्टर नंबर भी बता, चैप्टर नंबर 7 में लिखा हुआ है इसके बारे में। और अगर कल्लड़ उस समय नहीं होते तो एक पल को माना जाता है कि ये एज्यूम कर रहे हैं, पर वो उस समय है, मौजूद है। जैसे मेरे सामने भी कोई घटना हो, मैं अपनी किताब में चर्चा करूं उसकी, वहां से पता लगता है कि हाँ तोड़े उसने, बहुत मंदिर तोड़े उसने, जितने मंदिर उसके समय में उन्हें लगभग सब उसने तोड़ा है। हाँ कुछ ये भी कहते हैं उसने स्टेबल भी, और ऐसा नहीं है कि वो हिंदू विरोधी था, हिंदू ही था, या बौद्धिज्म को अपना लिया, जैनिज्म, कुछ नहीं। वो ये ना माइंड सेट कुछ अलग प्रकार का रहा उसका। उसने गजब, इसी का तो विवाद बनता है हमेशा कि हिंदू मुस्लिमों पे आ जाते हैं, क्यों ना हिंदुओं ने कितने मंदिर नहीं तोड़े, कितने मंदिरों में लूटपाट नहीं की। या हिंदू मुस्लिम का पक्ष नहीं है, या पक्ष है इतिहास का। हम जब बात करें, जब डिबेट्स करें या डिस्कशन हो, तो वो इतिहास पर हो। लोग आजकल इतिहास पर बात ना करके इनको और एंगलों से जोड़ते हैं और मिर्च मसाले लगा के उसे पेश करते हैं, जिस चक्कर में कुछ नहीं हो रहा। ये जनता पागल हो जाती है कि ऐसा किया, ऐसा किया। आप थोड़ा सा पढ़ो और जानो, आपको समझ में आ जाएगी क्या हुआ। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हाँ, ये यूनिवर्सिटी तो बर्बादी कर रही है हमारे इतिहास, पूरा बर्बाद कर दिया देश। बर्बादी होगा अगर इसी यूनिवर्सिटी के चक्कर में हम पड़े जाएंगे। मतलब एक ही एंगल हमें बताया जाता है और उसी को भी बड़ा चढ़ा, उसी को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। आजकल तो किताबों में भी वही चीजें आने लगी हैं। जैसा देखिए, सिंपल सी बात है कि जिसका जब राज होता है वो अपनी चीजों को ज्यादा हाईलाइट करता है और दूसरे को नेग्लेक्ट करवाता है। फैक्ट है ये सर, वही चल रहा है। अच्छा, जैसे बाबर पे मैं वापस आऊं तो बाबरनामा में जिक्र है कि वो पुरुषों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट। हाँ बेसिकली तो कई एक्सपर्ट ने उसे गे तक बोला है। हाँ, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, गे की परिभाषाएं बहुत
अलग अलग प्रकार से होती हैं। मॉडर्न टाइम में गे की परिभाषा अलग है, उस समय गे की कई परिभाषाएं हैं। बेसिकली जब गे के पॉइंट पे हम लोग आते हैं तो उसकी जो पुस्तक है वो उसका नाम है तुजुकी बाबरी। बाद में उसे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफर किया गया, फारसी में कन्वर्ट किया, तो उसका नाम पड़ा बाबरनामा। पहले उसको तुजुकी बाबरी के नाम से जाना जाता था। तुजुकी बाबरी में कई ऐसे इवेंट्स के बारे में उसने चर्चा करी हुई, वो ऑटोबायोग्राफी उसने खुद लिखी है कि वो पुरुषों की तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब इस एंगल से गे कह देना, क्योंकि उसने फिजिकल रिलेशंस के बारे में कोई वो नहीं लिखा है। एक गे और बाइसेक्सुअल बहुत डिफरेंट, बड़ा अंतर है। तो अगर पुरुषों की तरफ आकर्षित हुए उसको आप गे कह रहे हैं तो वो गलत है। और ऐसे कह सकते हैं कि हाँ पुरुषों की तरफ आकर्षित था और महिलाओं से भी उसके संबंध थे, तो बाइसेक्सुअल कहलाता है। तो मैं क्या डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। हाँ उसने चर्चा जरूर करी है, कई इवेंट्स में चर्चा करी है उसने ये वाली। तो जैसे अभी ये राजा हर्ष की बता रहे थे, तो ये बाबर भी कुछ अय्याश टाइप के थे या नहीं, सिर्फ युद्ध में ही निकाल दिया उन्होंने? उसने अय्यासी तो हमें कहीं नहीं मिलता उसने अय्यासी करी। हाँ लेकिन सिंपल सी बात है कि एक सेक्सुअल रिलेशन बनाना, सेक्सुअल वो सब चीजें रहती हैं। तो राजा महाराजा शादियां करना, बहुत सारी शादियां करना, वो सब रहा है। बट ऐसे कहेंगे बहुत ज्यादा हैरेस करना, महिलाओं को उठा लेना, हरम में ही 24 घंटे डले रहना, ऐसा नहीं मिलता है। ऐसा हाँ एक राजा है, मुगलों में राजा हुआ जिसने शुरुआत में यही सब काम किए। जहांगीर यही काम किया उसने शुरुआत में, अय्यासी दबा के जितनी महिलाओं के साथ संबंध बनाया जा सकता उतना संबंध उसने बनाया। अकबर का शुरुआती दौर यही रहा उसका। ये चर्चा तो ये चीजें पता लगती हैं उसमें। अच्छा, जैसे युद्ध में तोप की अभी बात कर रहे थे, हाँ। तो बाबर तोप लेके आया था, उससे पहले हमारे यहाँ थी नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं थी? नहीं तोप तो पहले से थी। हाँ युद्ध में प्रॉपर तरीके से, मतलब तरीके से उनका यूज करना और एक सिस्टमेटिक तरीके से युद्ध के दौरान उसका इस्तेमाल करना, वो बाबर ने किया। तोप तो पहले से भारत में, साउथ इंडिया में थी। जैसे साउथ में बहमनी एम्पायर था और विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य के ऊपर बहमनी, वहां थी तोप। उससे पहले वो आ चुके थे, बेसिकली बारूद आ चुका था, बारूद का इस्तेमाल हो चुका था, बारूद चाइना से आया था। तो बाबर के उससे पहले कहें जैसे पोर्तुगीज थे, पोर्तुगीज बाबर से पहले आए थे। पोर्तुगीज तो प्रॉपर बेचते थे उन चीजों को, पोर्तुगीज पर तो मॉडर्न हथियार थे, वो तो बेच रहे थे मार्केट में वहां साउथ में। तो ऐसा नहीं है, हम ये कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया में पहली बार सिस्टमेटिक तरीके से युद्ध के दौरान किसी ने तोपों का इस्तेमाल किया तो वो बाबर था। तो जीत भी मिली, वो तोफ ही जिता गई उसको। वो तोफ ही, अगर तोफ ना हो तो उसका सपना ही रहता, आगे बढ़ ही नहीं पाता। और ये इतिहास का वो इवेंट है, अगर ये इवेंट थोड़ा सा बदल दे पूरा भविष्य बदल जाएगा, आज तक की क्रियाएं बदल जाएंगी। अब वो युद्ध ना जीता होता तो डिबेट ही ना होता, सब कुछ वो डिबेट, आज हमारी स्थितियां भी शायद बदल सकती थी। कैसे? अब आप समझिए इसको कि अगर बाबर नहीं आता, वही सल्तनत काल चलता, तो हो सकता है कि जो ब्रिटिशर्स है उनको परमिशंस नहीं मिलती, तो देश गुलाम नहीं होता तो आज हम जो एकत्रित भारत देख रहे हैं वो कभी नहीं देखते। आज भी भारत को छोटे छोटे राज्यों में, टुकड़ों में देख रहे होते हम। सबकी अपनी डेमोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेसी जैसी तो चीज शायद ही होती। ये तो वो है समय की, नेपाल भूटान जैसा कुछ चल रहा, कुछ ना कुछ तो ऐसा ही हो रहा होता। तो हर इतिहास का हर एक इवेंट पूरे भविष्य को बदल कर रख देता है। अच्छा, बचपन में याद होगा एक टीवी पे ऐड आता था छोटी बच्ची का कि बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर, राइमिंग याद होगी आपको। तो बाबर के बारे में जिक्र होता है, अकबर के बारे में, जो बीच में जो हुमायूं है, इसके बारे में क्यों नहीं कोई बात करता? देखो हुमायूं का जीवन बेचारा इतना, मैं कहता हूं कि स्ट्रगलिंग फादर का स्ट्रगलिंग बेटा हुमायूं को सत्ता जो मिली ना, बड़ी मुश्किल से सत्ता, मतलब बाबर मरा, बाबर के बाद उसके दो भाई, मतलब 3 भाई थे, अस्कनी वगैरह, इनको उसने राज्य बांट दिए, खुद रहा। 10 साल तक वो बेचारा लड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुरंत फादर राज साम्राज्य स्टेबल करके गए थे, नहीं ना। अभी मैंने नई दुकान खोली है, पिताजी ने दुकान खोली, पिताजी चले गए, तुरंत चल जाएगी क्या? वो नहीं चलेगी, उसको टाइम लगेगा ना चलने में, उसको आसपास की मार्केट समझनी पड़ेगी। सेम ऐसे ही तो हुमायूं राजा बना, तो हुमायूं के सामने बहुत चैलेंजेस थे सर, वो लड़ा, भयंकर लड़ा। अब उसकी गलती ये रही कि उसने बेसिकली एक शेरशाह सूरी हुआ, अफगान वो था शेरशाह सूरी, शेर खां के नाम से जानते हैं उसे।
तो जो वो था, उसने जब उसे 1540 में हरा दिया, तो 15 साल जो भटकता रहा सिंध फिंध में, इधर उधर उधर, इस चक्कर में उसका नाम नहीं आता है। और फिर वापस आया 1555 में, सरिंद की लड़ाई लड़ी, उसको जीतकर वो दोबारा बैठा। जब बैठा गद्दी पे, किस्मत देखी उसकी कि लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, पहली सीढ़ी से ही गिर के, मतलब पहली मंजिल की सीढ़ी से ही गिर के मर गया। मतलब इतना बड़ा राजा युद्ध की जगह सीढ़ी से फिसल के मर गया। और स्ट्रगल कितना किया उसने, 15 साल तक अपने राज्य से, पहला ऐसा राजा जिसका राज्य भी उसी से चुना, फिर दोबारा बड़ी मुश्किल से उसने राज्य भी स्टेबल कर लिया। फिर भी उसे कोई याद नहीं रखता। हुमायूं का जीवन भी बड़ा तंग रहा। हुमायूं के बारे में तो हुमायूं नामा लिखा गया था, उसकी बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा एकमात्र ऐसी पुस्तक थी सबसे पहली जिसमें हरम की जानकारी मिलती है हमें, मुगल हरम की। हरम क्या होता है बेसिकली, जहां महिलाएं रहती हैं, राजाओं की महिलाएं, दासियां वो रहती हैं, तो उसकी जानकारी जिस पुस्तक में सबसे पहले हमें मिली है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई हुमायूं नामा है। हरम के अंदर तो बहुत पॉलिटिक्स चला करती थी सर, बट ये है कि लोग पढ़ते नहीं, उनको पता नहीं है। जब ज्यादा आप डेप्थ में पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है। हरम की बहुत गंदी पॉलिटिक्स थी। जैसे आपने रुकैया बेगम का नाम सुना होगा, अकबर, और अकबर के टाइम के हरम के बारे में जानकारी, उसमें एक जानकारी और मिलती है कि एक बहुत ही सौंदर्य से, बहुत ही ज्यादा सुंदर एक लड़की थी जिसे अकबर बिल्कुल सेपरेट रखता था, और उसे बाकी की महिलाओं से मिलने के लिए परमिशन नहीं थी। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत सारे लोग उसको क्या अलग अलग नामों से जोड़ते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी, सलीम अनारकली। बेसिकली जो अनारकली थी वो अकबर की ही, वो सलीम की थी नहीं गर्लफ्रेंड, वो अकबर की दासी थी। और अकबर और अनारकली का एक बेटा भी था, दानियाल। तो इसे तो फिर कहीं और जोड़ा जाता है सर, पिक्चर है, नाटक है, कहीं भी जोड़ देंगे। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ ना तो मुझे खुद ही शक होने लगता है कि मैंने क्या देखा है। पिक्चर और नाटक है। वो एक इतनी सुंदर लड़की थी, उसको देख के ये मान लीजिए कोई भी अट्रैक्ट हो सकता था, इसलिए उसे सेपरेट रूम में रखा गया था। जहांगीर अपने फादर से नफरत करता था शुरू से। उसको पता लगा कि इस वाले इलाके में जाने की परमिशन नहीं है, तो उसने कहा कि जब हम कहते हैं ना, हमें जैसे कहते हैं यहाँ पे ये काम करना मना है, हम लोग वही करते हैं। हाँ, लिखा हुआ था बोर्ड कि भैया यहाँ पे जाने की परमिशन नहीं। उसने कहा ऐसे कैसे नहीं जाऊंगा, यही जाऊंगा, देखूं तुझे। तो उसने अनारकली को देखा, वो अट्रैक्ट हो गया। तब अनारकली से उसने बातचीत की, प्रेम का वो सब। अनारकली को एक ऑप्शन था कि पिंजरा चाहे सोने का हो, पिंजरा पिंजरा ही होता है। अनारकली को एक मौका मिला कि अगर मैं इसके साथ, अगला राजा यही बनेगा, इसके साथ संबंध बनाते हैं तो हम आगे निकल सकते हैं। अब उसको इतना ज्यादा प्रेम होता गया, इतना ज्यादा प्रेम होता गया जहांगीर को, अब तो यही चाहिए मुझे। तो बाप बेटे में जो लड़ाई हुई लास्ट में, वो एक लड़की की लड़ाई हुई, जबकि वो उसके बाप की गर्लफ्रेंड थी। बाप की मतलब एक, मतलब ये कह सकते हैं, हाँ गर्लफ्रेंड, हम लोग आज के समय टर्मिनोलॉजी में जैन जियों के लिए समझाने के लिए गर्लफ्रेंड कह सकते हैं। बेसिकली उसी की दासी थी, उसी के उसमें हरम में रहती थी। और उसे आज कहानी पे मोड़ दे दिया कि सलीम अनारकली दरबार में नाच रही है। कुछ नहीं हुआ ऐसा। इतिहास में और आज की जो दिखाई गई पिक्चरों में बहुत बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये तो आपने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। एक वेब सीरीज और बनी थी सर इस पे, बहुत अच्छी वेब सीरीज बनी है, उसका नाम है ताज, जो जियो हॉटस्टार पे है। मुझे तो नहीं पता जियो स्टार पे किस पे है, एक चैनल पे चलती है ताज। उसमें इसको बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई करके दिखाया गया। पहली बार कोई मैंने ऐसी वेब सीरीज देखी जिसमें अनारकली के इस वाले एंगल से उसको ग्लोरीफाई करके दिखाया गया। देखनी पड़ेगी मुझे। आप देखिए, बहुत मजेदार है। उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया कि अनारकली को वो कैसे लेकर आया था, जहांगीर उसके साथ संबंध कैसे बनाता है, और उसे लास्ट में कैसे मारा जाता है, और उसका बेटा जो था वो कौन था, कैसे था, वो सब बहुत अच्छे से बताया गया। ये सब चीजें वहां पे हैं। अच्छा, अब हम तीसरे पे आते हैं, अकबर। शायद छोटी उम्र में ही उसे राजा बनाया गया, 13 साल की आयु में राजा। तो जब वो 13 साल की आयु में राजा बना था, तो उस समय तो इंडिया में और भी बहुत सारे राजा थे। बिल्कुल थे। तो लोगों ने आक्रमण करके छीन क्यों नहीं लिया उससे? बिल्कुल, आप ये कहिए, जब वो राजा बेसिकली, जब उसके फादर की डेथ हुई तो वो उस समय था ही नहीं वहां पे, वो कालान और पंजाब में था उस समय। कालान और पंजाब में था। तो जब हुमायूं मरा, तो हुमायूं के मरने के बाद में दिल्ली वाली जगह को किसने घेर लिया? एक व्यक्ति हुए, उनका नाम है विक्रमादित्य हेमू, हेमचंद्र के नाम से जानते हो ना। उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अब दिल्ली को जीतने के लिए आपको, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो जीतना ही पड़ेगा आपको। तो दिल्ली जीतने के लिए फिर दोबारा पानीपत का युद्ध हुआ 1556 में। अकबर का ये मानिए भाग्य बहुत तेज था, लक बहुत तेज था कि उस युद्ध को गलती से जीत गया। अब गलती से कैसे जीता? पूरा युद्ध हो चुका है, हार हो चुकी है लगभग, ये मानिए
और विक्रमादित्य हेमू जो है, हेमचंद्र जिन्हें कहा जाता है, वो उस पर सवार हैं हाथी पर। गलती से एक सैनिक का जाके उनकी आंख में तीर लग गया। ओह, बाई चांस गलती से हेमचंद्र गिर गए नीचे जमीन में, और हंगामा हो गया पूरे मैदान में। ये फैला दिया गया कि राजा खत्म, और राजा खत्म तो पूरी सेना डरा गई, सेना भाग गई। हेमचंद्र को उठाया गया, उसको बाद में अकबर के सामने लाया गया। अब कई जगह पैसे दिखाते हैं अकबर ने नहीं मारा था, उसे बैरम खान ने मारा था, नहीं, अकबर ने स्वयं तलवार से दड़ा काट दिया, दिल्ली दोबारा मिल गई। तो उसकी जो शुरुआत में जो राजा थे ये कह रहे थे हाँ इसको छीनेंगे, तो उस समय जो उसका बेसिकली संरक्षण कर रहा था वो कर रहा था बैरम खान, जिसे वो खान बाबा कहता था। बैरम खान ब्रिलियंट सर, बैरम खान के बारे में जब हम जानते हैं, बहुत ही अच्छा योद्धा सर। वो बात सबसे विश्वास पात्र, हुमायूं का बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति था वो। उसकी वाइफ का नाम था सलीमा बेगम। और बैरम खान को लास्ट में ये सोचिए कि उसने इतने साल दिए अकबर को, लगभग ये कहते हैं अकबर के काल को 3 भागों में बांटा जाता है वैसे। जो सबसे पहला भाग था 1556 से लेके 1560 तक के टाइम को कहते हैं बैरम खान के संरक्षण का भाग, और 1560 से जो है 62 तक के टाइम पीरियड को कहते हैं पेटीकोट शासन, मतलब महिलाओं का शासन। और उसके बाद 62 के बाद कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रूल चलाया अकबर ने खुद। तो जो बैरम खान था उसने संरक्षण किया, कितने सारे युद्ध उसने जीते इसके लिए। लास्ट में बैरम खान को निकाल देता है अकबर। ये क्या स्टोरी है, ये भी सुना है। बेसिकली क्या है कि जब अकबर गद्दी पर बैठा तो अकबर को कंट्रोल कर रहा है बैरम खान। बच्चा तो है 13-14 साल का, कंट्रोल तो करेगी, सिखाएगा ऐसे करना, लेकिन उसके अंदर क्या है धीरे धीरे सुपेरियरिटी आ जाती है, मैं तो राजा हूं, मैं क्यों बात सुनूं। ऊपर से उसके कान बढ़ती थी एक जिसका नाम था महामंगा। ये कौन थी उनकी? महामंगा बेसिकली उसकी दाई माँ थी। दाई माँ को दूध माँ कहते हैं। दूध माँ कैसे कहते हैं, जब उसका जन्म हुआ था अकबर का जन्म जो हुआ था वो बेसिकली सिंध में हुआ था, और जब उसकी माँ पिता के हुमायूं के साथ जा रही थी तो उस समय एक उसकी दासी थी दाई माँ, जिसका नाम था महामंगा या महाअंगा भी कहते हैं उसे। उसका भी बेटा हुआ था, तो उसने अपना दूध पिलाया था अकबर को। तो अकबर उसे अपनी माँ की तरह ही मानता था, तो उसने कान बनना स्टार्ट कर दिया। किस लिए? कि बैरम खान हटे और मेरी पोजीशन ऊपर आ जाए। तो मेरी पोजीशन ऊपर आ जाएगी तो सब कुछ मैं ही चलाऊंगी। ये तो अभी भी बच्चा ही है। तो ऐसे करके उसको बैरम खान के उसके अकबर के कान भरे, बैरम खान को वहां से हटा दिया गया। बैरम खान से लास्ट में एक आ गया कि बेसिकली ऐसे मानिए कि वो अकबर आगरा से दिल्ली चला गया, और वहां से उसने कह दिया कि बैरम खान को वजीर के पद से हटा दीजिए। बाद में बैरम खान मिलने गया, मिलने भी नहीं दिया, बहुत दिन बाद मिलने दिया। उसने कहा कि मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, आपने इतना किया, आपको एक काम करते हैं, छोटा सा राज्य हम दे देते हैं, आप वहां चलाइए। बैरम खान ने मना कर दिया कि मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मैंने अपने जीवन से मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं हज की यात्रा पर जाना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दो बस था। अगर मुझे राज्य लेना होता तो मैं आपको राज्य बनाता ही क्यों? मार के वही कुर्सी पे बैठ जाता। तो बेसिकली जब आप किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं तो लास्ट में जाके आपको क्या मिलेगा आपको भी नहीं पता होता। जब थोड़ी ना, बहुत सारे लोग कितना सारा अच्छा काम कर रहे होते हैं, लास्ट में जाके क्या मिलता है उन्हें? वही बैरम खान के, और बैरम खान को उन्हीं के दुश्मनों ने फिर बाद में मार दिया। ये बहुत गलत रहा। तो जो उस पर अटैक करने वाले थे या जो राजा चाहते थे राज बनना, बैरम खान ने सबको रोक दिया और अकबर को स्टेबल कराया। बाद में अकबर ने उन्हें ही स्टेबल कर दिया। कह सकते हैं। बैरम खान के बारे में इंडिविजुअली अगर पढ़ा जाए तो ब्रिलियंट, अप्रोच बहुत अच्छी थी, इंटेलिजेंट बहुत था, गजब का वॉरियर था। अच्छा, अकबर के टाइम पे एक नूरजहां का नाम और आता है। हाँ, कौन थी ये, क्या था? ये मिसमैच हो गया है इतिहास में, शायद कुछ हो सकता है, कुछ किताबों में गलती से लिख गया है। नूरजहां जो थी वो अकबर के टाइम में नहीं हुई सर, सॉरी मैं करेक्ट करूंगा आपको। नूरजहां जो हुई है वो जहांगीर की पत्नी हुई है। जहांगीर इनके बेटे थे? इनके बेटे की पत्नी है। अच्छा। और जहांगीर के दरबार में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था नूरजहां का, इनसे कोई संबंध नहीं है उसका। तो थोड़ा हाँ, वो आपके नहीं, ये बेसिकली बहुत लोग उसको कनेक्ट करते हैं अकबर से। अकबर के टाइम पीरियड में कोई नूरजहां नहीं हुई है, जहांगीर की पत्नी का नाम है नूरजहां। अब हम एक फेमस स्टोरी पे आते हैं, जोधा अकबर। हाँ। तो जैसा ये सीरियल्स में दिखाया गया है, मूवी में दिखाया गया है, ये सच है या सच से पर्दा आप उठाने वाले? देखिए मैं तो पहले जब नाटक देखता हूँ, पिक्चर देखता हूँ, मुझे आती है हंसी सर। मैं कहता हूँ इतिहास को कितना तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, क्योंकि देखिए जो पिक्चर है ना वो कहीं ना कहीं समाज का आईना होती है। जो आजकल के बच्चे हैं जिनको हम जेनजी कह रहे हैं, कोई भी कह रहे हैं, बेसिकली ये पिक्चरों को सच मानते हैं। पिक्चर और नाटक में ऐसा रोमांटिक एंगल दिखाया गया जोधा अकबर का, जो कि भैया कितना कोई प्रेम नहीं, एक पॉलिटिकल अलायंस, एक पॉलिटिकल मैरिज,
राजपूतों को और मुगलों को आपस में पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक तौर पे जोड़ने वाली शादी, कोई विवाह, कोई वो जोधा नाम का पहले तो सबसे पहले जोधाई नाम की कोई रानी नहीं हुई। तो उनका सही नाम क्या था? उनका नाम था हरिकाबाई। तो ये जोधा क्यों रख दिया फिर? जोधा तो एक पिक्चर आई थी शायद, मैं कहता हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, उसमें एक गाना था सबसे पहले जोधा अकबर करके, तो वहां से ये जोड़ी बहुत फेमस हुई। फिर बाद में जाके मुगल आजम बनाई गई, मुगल आजम में फिर उनका नाम जोधा अकबर से दिखा दिया गया, फिर वो इतना फेमस हो गया, उसमें पिक्चर आ गई, नाटक आ गई, तो आज के लोग जोधा ही नाम समझते हैं, जबकि जोधा नाम से कुछ हुआ ही नहीं, हरि का नाम था उसका। तो ये जो प्रेम और ये सब हुआ था कुछ तो पॉलिटिकल अलायंस क्यों किया गया था? पॉलिटिकल अलायंस ऐसे समझिए इस बात को कि अकबर के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई था उस समय पे, तो राजपूत थे सर। देखो राजपूतों का इतिहास जब हम बात करें ना, सबसे तगड़ा इतिहास सर भारत में, क्या ग्लोरीफाइड इतिहास सर। राजपूत मतलब नाम से ही राजपूत मतलब राजाओं के पूत सर, बहुत ग्रेट वॉरियर्स, बहुत ग्रेट वॉरियर्स। तो वहां पे क्या था ना, बेसिकली अकबर ने एक वो चलाया कि मुझे क्या है पूरा भारत जीतना है। तो उस समय पे एक राजा का नाम था बीरमल या राजा बहारमल, बीरमल और बहारमल दोनों नाम से जानते हैं, वो आमेर के राजा थे बेसिकली। तो उसने क्या सबको लेटर्स भिजवाए थे अकबर ने कि जो भी राज्य मेरे साथ अलायंस करता है उसका तो ठीक है, नहीं करेगा तो हम उस पर अटैक कर देंगे। अकबर शुरुआत के दौर में बहुत ही क्रूर राजा था सर, ये मानिए कि वो नहीं छोड़ता था किसी को। सिंपल सी बात है, मैं फिर वही बात उसी बात पर स्टार्टिंग में जो आपसे कह रहा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर राज्य साम्राज्य बढ़ाना है तो फूल तो देगा नहीं, कैप्चर ही करना होगा, कैप्चर ही करना पड़ेगा। कैप्चर जब करेगा तो सेना मारी जाएगी। हाँ उसकी गलती रही शुरुआत में, या ये कही उसकी स्ट्रेटजी थी वो कि जनता में इतना डर बिठा दो, इतना डर बिठा दो, इसने वाला राजा हमसे युद्ध लड़ने से पहले ही हथियार डाल दे। तो वो क्या करता था, जिस भी राज्य को जीतता था तो शुरुआत में वहां के सभी लगभग आधी जनता को मार देता था, आम जनता को। अकबर शुरुआती दौर में अकबर ने यही किया। चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोग काट दिए थे उसने, 30,000 बहुत बड़ी संख्या है सर, इतने लोग काट दिए उसने। वो एक डर बिठाना चाहता था लोगों के मन में, अगर ये डर बैठ गया तो सामने वाला राजा क्या है, बिना लड़े हथियार डाल देगा और ये हमारे अधीन आ जाएगा, खुद से अलायंस कर लेगा। तो इसने क्या किया, इसने क्या राजा बहारमल के यहाँ पर लेटर भिजवाया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, या तो आप हमारे अधीन आ जाओ या फिर युद्ध लड़ो। बहारमल जो थे वो जनता को बहुत सर्वोपरि माना करते थे। उनका मानना ये था कि जनता को हमेशा अपने साथ मिलाकर रखना चाहिए, जनता सर्वोपरि। तो उनका ये था कि अगर युद्ध हुआ, बाई चांस हम हार गए तो जनता पे इफेक्ट पड़ेगा, जनता मारी जाएगी, मासूम लोग मारे जाएंगे। तो उसने कहा कि हम आपके अधीन आने के लिए तैयार हैं। अब इनका दिमाग कैसे चल रहा है कि अधीन आ गया, कल को ये हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर दे तो। अकबर क्या करता था, अकबर ने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अपनाई, वो किसी को अपना गुलाम नहीं बनाता था, उस राजा को भी नहीं हटाता था वहां से। वो जैसे मान लीजिए मथुरा के राजा हैं, मथुरा में आप राजा हैं और आपको उसने अधीन किया, तो राजा आपको ही रखेगा, बस आप मुगल दरबार के रह जाएंगे और मुगलों को टैक्स वगैरह देना स्टार्ट कर देंगे, जिससे जनता आपसे ही प्यार करेगी। लेकिन आपको ये रहेगा कि मुझे मारा नहीं, मुझे हटाया नहीं, गद्दी पे तो मैं ही हूँ, क्यों ना इसके लॉयल रहना स्टार्ट कर दूं। कभी दिक्कत होगी कभी भी खत्म कर देगा आपको, कि बड़ा राजा है वो, चाबी उसी के हाथ में रहेगी। अब राजा बहारमल ने और अकबर ने सोचा कि भाई राजपूतों से मित्रता करना बहुत जरूरी है। क्यों, दुश्मन से अगर मित्रता कर लोगे तो दुश्मनी खत्म। दूसरी बात, राजपूतों के पास योद्धा बहुत तगड़े हैं, ये हमारी तरफ से लड़ेंगे। जब हमारी तरफ से हमें इतने बड़े लड़ाकू मिल रहे हैं तो क्यों इनसे दुश्मनी करें। तो उसने कहा कि इसको एक एंगल देते हैं। तो उसके एडवाइजर्स वगैरह ने उससे कहा कि एक काम करो, उसकी बेटी से शादी कर लो। और सर हमारे हिंदुस्तान में एक बात है कि अगर हमने एक बार लड़की किसी के घर में दे दी तो उसका पूरा गांव अपने गांव का मेहमान होता है। हम खुद मर जाएंगे, बेटी का घर नहीं बिगड़ने देंगे। उसी चीज का फायदा उठाया उसने, शादी कर ली। शादी करने के बाद अब राजपूत अपनी बेटी का, अब आप एक बात बताइए, अपनी बेटी का, अपनी बहन का क्या वो घर बिगड़ने देंगे? कभी नहीं। प्रोटेक्शन देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल। बिना पैसे की, हाँ, बिना लड़ाई की प्रॉपर प्रोटेक्शन आ गई और लॉयल्टी अपने आप रहेगी। उसके दरबार में बहारमल ने अपने बेटे भगवान दास को उसके दरबार में सेनापति बनवाया। फिर भगवान दास का बेटा मानसिंह, बहुत बलवान आदमी सर, बहुत तंगड़ा, राजा मानसिंह उसके सेनापति बने, नवरत्नों में से एक। ये मानसिंह और साथ महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध। हाँ, ये वही सर। मानसिंह बहुत तंगड़, बहुत ग्रेट वॉरियर थे सर मानसिंह और इनके बीच में एक अलायंस हुआ था। अलायंस क्या हुआ था? उस अलायंस में ये था कि जितना भी राज्य हम जीतेंगे
वो राज्य होगा मुगल साम्राज्य के, लेकिन वहां से जो पैसा लिया जाएगा वो मानसिंह के पास रखा जाएगा। लेकिन मानसिंह के बारे में कहा जाता है बेसिकली कई जगह पे इतिहास में कि मानसिंह कलंक कहा जाता है राजपूतों का। कलंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली उसने कई सारे राजपूतों के ऊपर ही हमले किए मुगलों ने। तो वो किसकी तरफ से लड़ रहा है? मुगलों की तरफ से लड़ रहा है, क्योंकि भाई उनका सेनापति है, आमिर का राजा बना। तो जो पैसा था ना वो आमिर आज का जयपुर, जो जयपुर इसी घराने से, तो आपने देखा जयपुर घराने की इतनी ज्यादा वो बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है। आप वहीं उदयपुर घराने की देखिए, आप आज भी लोग उन्हें राजाओं की तरफ पूछते हैं कि वो महाराणा प्रताप के वंशज है, ये मानसिंह के वंशज है। तो मानसिंह और उनके बीच में डील हुई कि पैसा हमारा, राज्य सारे आपके अधीन, ऐसे करके कॉन्सेप्ट रहा है इसमें। अच्छा, वो नवरत्नों की आप बात कर रहे थे, तो एक तो ये मानसिंह हो गए, एक बीरबल थे, इनके बारे में भी थोड़ा बताया आप। बीरबल बहुत देखिए होता क्या है कि आप जैसी सराउंडिंग में रहेंगे आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। अकबर बहुत सही आदमी था। सही आदमी कैसे था, बाद में जाके उसने चीजें समझी। उसका ये था कि अगर मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता हूँ जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा है हर एक चीज की, तो सिंपल सी बात है कि मेरे को अपने आप नॉलेज आएगी, एटमोस्फेयर का बड़ा फर्क पड़ता है। तो उसने चुन चुन कर लेके आया वो, जैसे बीरबल उसका एडवाइजर रहा, उसके अलावा और भी थे उसके में, जैसे खाने खाना था और मानसिंह थाई था, मुलादो प्याजा थे। तो ये वो लोग थे जो अपनी अपनी चीज में बहुत एक्सपर्ट थे। कोई हिस्टोरियन था, कोई पोइट था, कोई एडवाइजर था, जैसे टोडरमल थे, फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज थी उन्हें। तो ऐसे व्यक्तियों को उसने रखा जिसकी वजह से उसका साम्राज्य फ्लोरिश करे। अब देखिए आपके पास, आप भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका चैनल चल रहे हैं, आप तब आगे बढ़ सकते हैं जब आपके पास टीम अच्छी होगी। हमारा इंस्टीट्यूट तब आगे बढ़ सकता है जब हमारे पास टीम अच्छी होगी। एक व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो टीम जो थी ना, उसकी बेस्ट टीम, उसको नवरत्न कहता था वो। वहीं से वो आगे बढ़ा, वहीं से आगे बढ़ा। आपके एडवाइजर्स और आपकी टीम आपको आगे लेके जाती है। लास्ट में जाके तो उसने इस्लाम धर्म को ही छोड़ दिया। ये हृदय परिवर्तन की कहानी बताओ आप। हृदय परिवर्तन की कहानी कुछ नहीं, बेसिकली क्या होता था ना, अकबर हर धर्म के बारे में सुनता था। तो वो क्या है ना कि ऐसे फतेहपुर सीकरी जब उसने बनवाया, फतेहपुर सीकरी में एक जगह बनवाई जहां पर वो क्या सभी धार्मिक लोगों को बुलाता था और वो क्या करता था, सुनता था सबकी बातें। जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं, बौद्धिज्म के हैं, जैनिज्म के हैं, ये सब लोग हैं। तो जब ये लोग आते थे उनकी बातें सुनता था वो। तो सुनने के बाद उसको एक बात रियलाइज करी, किसी भी धर्म में कोई गलती तो है ही नहीं, फिर हम एक के पीछे अंधे क्यों हो रहे हैं। तब उसने उसको छोड़कर अपना एक धर्म बना लिया, सारे धर्मों की अच्छाइयां लेके दीन-ए-इलाही नाम का धर्म बना लिया, खुद का ही धर्म बना लिया। अच्छा, वो इस्लाम से हटके खुद इस्लाम से हटके उसने लास्ट टाइम पे अपना खुद का धर्म बना लिया। दीन-ए-इलाही उसका प्रमुख वो रहा। और उसको ऐसा नहीं है, कईयों ने आरोप किया, जैसे बीरबल ने उस धर्म को ही अपनाया बाद में जाकर। बीरबल वैसे हिंदू है, महेशदास नाम था उसका, पंडित थे वो। तो उन्होंने उस धर्म को ही अपनाया, दीन-ए-इलाही को। दीन-ए-इलाही बेसिकली ऐसा धर्म जो इंसानियत के तौर पे इंसानों के लिए काम करेगा, ऐसा धर्म था। अच्छा, बाजीराव पेशवा जो थे वो पहले थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, या उससे पहले भी थे कोई? नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज वगैरह छड़ चुके थे औरंगजेब के बाद में। बाजीराव पेशवा तो बहुत बाद में आए हैं ना। बाजीराव पेशवा तो आए हैं 1720 में, उनका वो हुआ है, मतलब बेसिकली सिंहासन पे बैठे हैं, पेशवा की गद्दी पे बैठे हैं। और 1720 से लेकर 1740 तक का टाइम पीरियड है। उनके पिताजी का नाम है बालाजी विश्वनाथ, 1713 से लेकर 1720 तक। फिर उसके बाद 40 के बाद 61 तक रहे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के बाद उनके बेटे आए माधवराव। माधवराव के बाद में उनके छोटे भाई आए नारायण राव। उनके बाद उनके बेटे आए माधव नारायण राव सेकंड। उनके बाद उनका कोई नहीं हुआ वंशज, तो एक और उनके रघुनाथ रॉय थे जो बाजीराव के भाई थे, उनका बेटा आया बाजीराव सेकंड। उसके बाद तो अंग्रेजों ने उनको अधीन कर लिया। अच्छा, अकबर हो गया, अकबर के बाद शायद जहांगीर। हाँ, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो हम शाहजहां पे आते हैं। शायद उसे गोल्डन एरा बोलते हैं आर्किटेक्ट के लिए। हाँ, शाहजहां के टाइम। वो आप बताएं जरा। देखिए होता क्या है कि शाहजहां जो था ना, शाहजहां बड़ा सही लड़का था। उसका नाम था खुर्रम, बचपन रियल नाम था खुर्रम था। ये तो टाइटल्स हैं, अकबर टाइटल है, अकबर कोई नाम थोड़ी ना। तो उनका रियल नाम क्या? जलालुद्दीन मोहम्मद। तो मतलब ये इतिहासकारों ने दिए हैं? इतिहासकारों ने नहीं, जनता ने टाइटल दिया था अकबर का। अच्छा। अकबर मतलब होता है जो सभी लोगों को एक समान दृष्टिकोण से देखता है। आपने अजान में सुना होगा अल्लाहू अकबर। तो अल्लाहू अकबर क्यों कहते हैं? अल्लाह ही अकबर है। अल्लाह मतलब कि सबको एक ही दृष्टिकोण से देखता है और दीन दुखियों की सहायता करता है। जब अकबर ने उसको जजिया को और पिलग्रिम टैक्स को दोनों को हटाया था, उसके बाद जनता ने उसे कहा था कि ये सभी धर्मों को, सभी लोगों को एक समान देख रहा है, ये अकबर है। सेम जहांगीर नहीं है कोई नाम, उसका नाम सलीम था। अकबर का एक गुरु हुआ करते थे फतेहपुर सीकरी में, उनकी वो बनी हुई है अभी भी,
कब्र बनी हुई है, शेख सलीम चिश्ती, उन्होंने उसने बहुत ज्यादा वो रिक्वेस्ट करी थी, तो बेटा हुआ था तो सलीम नाम रखा था, उसको टाइटल दिया जहांगीर, जहां का राजा। फिर उसके बेटे का नाम था खुर्रम, खुर्रम को नाम दिया गया, बेसिकली क्या नाम दिया गया, उसे दिया गया नाम शाहजहां, सारे जहां का शाह। उसके बाद आया औरंगजेब, औरंगजेब का नाम टाइटल जो हुआ आलमगीर। ये सब टाइटल्स है, नाम नहीं है। तो शाहजहां ने जो बिल्डिंग्स बनवाई थी, हाँ, कौन कौन सी थी? जो जैसे दिल्ली का लाल किला आप लोग देखते हैं, दिल्ली में चांदनी चौक बना हुआ है, और इधर आगरा में आप ताजमहल देखते हैं, ये सारी मंदिर, ये सारी मतलब बेसिकली बिल्डिंग्स वगैरह है, ये सब उन्होंने निर्माण करवाया, इसलिए गोल्डन तो एरा। ये भी अय्याश टाइप के थे या अपनी बीवी के ही पागल थे जो ताजमहल शाहजहां बनवा? मुमताज की देखो, इसमें ना बड़ा विवाद है सर। विवाद कैसे ना, बहुत सारे लोग बहुत सारे वो कह चुके हैं, और एविडेंस कुछ नहीं मिलते हमें। इतिहास में बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में, इस चीज के बारे में लिखा ही नहीं। अगर आजकल पता नहीं कहां से वो सोर्स, कोई सोर्स नहीं है। अब आजकल तो मूवीज में उसे शिव मंदिर कहने लगे हैं ताजमहल को, वो कहने लगे नीचे 9 कमरे हैं, वो है, मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे पास लोग गालियां तो बढ़ देंगे नीचे, तो मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा इस पर, क्योंकि हमारा बोलना सही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इतिहास में कहीं कोई बर्डन नहीं मिला। और एक और कहते हैं कि उसने सारे हाथ कटवा दिए थे। हाँ, वही बात में मैं आने वाला था ना, इसका भी कोई एविडेंस नहीं मिलता है हमें। इतिहास में कोई एविडेंस नहीं है ऐसी चीजों का। अब इतिहास में कोई एविडेंस नहीं है, अब क्या है, उस पर आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे हैं रिसर्च, आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च करेंगे, कमरे खोले गए हैं, उनमें क्या है, बस जितना हमें ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से पता है, तो उसमें पता लगता है कि पीछे यमुना जी है, जस्ट पीछे यमुना जी, पहले यमुना जी का बहाव ज्यादा था, तो बिल्डिंग को अपलिफ्ट करने के लिए पिलर्स बनाए गए थे। तो जो अपलिफ्ट करने के लिए पिलर्स बनवाए गए थे, तो पिलर्स को खाली तो छोड़ेंगे नहीं आप, उनमें कमरे बना दिए। उनमें क्या किया गया, उनको कंप्लीट कवर कर दिया गया। कवर करने के बाद में उन्होंने सोचा कि यहाँ पर क्या है, लोग रह सकते हैं या कोई वो करते हैं, कब्र के नीचे जो इसका वो, तो उस हिसाब से उनको रूम्स वगैरह में डिवाइड कर दिया गया। अब उसका क्या इतिहास है, मतलब शिव मंदिर है, ये तो आर्कियोलॉजिस्ट का सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद उसमें पता लगेगा, तब हम कह सकते हैं। अब पिक्चरें तो कुछ भी बन सकती हैं, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई भी बना सकता है, कुछ भी बना, आज तो कुछ भी हो सकता है सर। और आप किसी के खिलाफ बोल दीजिए थोड़ा सा, फिर तो बवाल ही बवाल है, तो इसलिए क्यों ही फालतू की पॉलिटिकल कमेंट करना। अच्छा, फिर हम आते हैं औरंगजेब पे। हाँ, तो उन्होंने ये शाहजहां को जेल में डाल दिया। हाँ, वो स्टोरी सुना है, वो राजा कैसे बना? हाँ, हाँ, ये बड़ी मजेदार स्टोरी है। औरंगजेब क्या था ना, बेसिकली शाहजहां चाहता ही नहीं था औरंगजेब राजा बने। शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा सिको। आपने अच्छा देखिए, मुस्लिम समुदाय में कभी किसी का नाम दारा सिको नहीं सुना होगा। हिंदू जैसा नाम लग रहा है ये। हिंदू नाम तो मुस्लिम है, लेकिन दारा सिको आज भी नहीं रखते लोग। इसका कारण है सर, औरंगजेब क्या है ना, औरंगजेब दारा सिको से बहुत नफरत करता था। ये 4 भाई थे, बेसिकली एक को यहाँ गुजरात वाला रीजन दे रखा था, दारा सिको को उसने अपने पास बैठा रखा था, औरंगजेब को साउथ दे रखा था, डेक्कन वाला एरिया, और एक बेटे को उसने कहां दे रखा था, बेसिकली बंगाल वाला एरिया दे रखा था। ये तीसरे नंबर का था। औरंगजेब तो राजा बनना ही नहीं था, दारा सिको राजा बनना था। इसने क्या किया, आपस के भाइयों में फूट डलवा दी और उनको लड़वा दिया, और बाद में जाके दारा सिको को मार के गद्दी पर बैठ गया। शाहजहां को डाल दिया जेल में। तो ये जो बैठा है, ये जबरदस्ती बैठा है राजा की गद्दी पे। औरंगजेब कभी राजा नहीं बनता, ऐसे करके। अच्छा, वो शिवाजी महाराज की और इसकी लड़ाइयों की बड़ी स्टोरी आती है। हाँ, शिवाजी। अच्छा, तो देखिए, शिवाजी महाराज जो हैं वो बेसिकली राजा नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य है, बहुत पूजनीय है हमारे। और देखिए, हमारा जो भी वंशज है हमारे, और यहाँ जिनके एंसेंटर्स हैं, सब हमारे पूजनीय हैं। हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे, कृपया करके कोई उसको व्यक्तिगत तौर पर ना समझे। बट छत्रपति शिवाजी महाराज राजा नहीं थे। वो क्या थे, वो एक ऐसे मान लीजिए, जैसे कि पहले वो होता था, एक बहमनी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य के 5 भागों में टूटा था वो। 5, जैसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बेरार और बिदार। तो बीजापुर जो था, बीजापुर की में क्या है, वो एक ऐसे कह सकते हैं आप, एक तरीके से एक एरिया दे रखा था उन्होंने कि इस एरिया को आप चलाएंगे और टैक्स वगैरह पे करते रहेंगे। तो उनके बेटे थे वो। बाद में जब वो मरे, तो उनके बाद शिवाजी महाराज आए। शिवाजी महाराज ने शुरू से देखा था, उनके फादर राजा जैसे रहते हैं, वो राजा जैसे रहते, जमींदार कह लो या उनका सीएम, आज जैसे सीएम होते, ऐसे करके मान के चलिए वो चीज। तो उन्होंने क्या है, बीजापुर से अपने आप को अलग कर लिया, बोले कि हम तो इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे हैं अपने आप को। तब वो राजा बने। अब औरंगजेब को ये था कि डेक्कन का पूरा एरिया मुझे कैप्चर करना है। अब डेक्कन का मुझे एरिया कैप्चर करना है, तो डेक्कन में तो कौन सा पार्ट आ रहा है, इनका भी पार्ट आ रहा है, तो वो कवर करेगा। वो कवर तब होगा जब इनसे लड़ेगा, और लड़के जीतेगा।
तो उसके लिए सबसे बड़ा बैरियर कौन है डेक्कन में आने के लिए? शिवाजी। तो लड़ाई होना तो स्वाभाविक है, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है वो, सिर्फ राज्य की लड़ाई, सिर्फ राज्य की लड़ाई, एक्सपेंशन की लड़ाई। छत्रपति शिवाजी महाराज चाह रहे हैं हमारा एक्सपेंशन हो, औरंगजेब चाह रहा है मेरा एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन की लड़ाई है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि हर किसी के तौर तरीके अलग होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हल्दी घाटी का युद्ध है अकबर का, उसको कह देते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कैसे हो गई? आप सोचो, अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा है? मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन? मान सिंह, हिंदू है। और महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या? हकीम खान, वो मुस्लिम है। कहां से हो गई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई? राजा कुछ और है, कमांडर्स कुछ और है। तो साम्राज्य विस्तार की लड़ाइयां हैं ये, जमीनी लड़ाइयां, जमीनी लड़ाइयां कि जिसको नहीं लड़ोगे तो आपका साम्राज्य ना विस्तार होगा, नहीं आपका राज्य चला जाएगा। तो साम्राज्य के विस्तार की लड़ाइयां हैं ये सारी चीजें। अच्छा, संभाजी महाराज पे मूवी आई थी, हाँ, वो बड़ा रोंगटे खड़ा कर देने वाली मूवी थी। उसमें दिखाया गया उन्हें 40 दिन तक टॉर्चर किया गया। सच था ये? कई हद तक सच है। औरंगजेब ने कई ऐसी घटनाएं करी। अभी देखिए, जैसे हम मथुरा में रहते हैं, उन पे तो आएंगे समझ। मथुरा में आपने गोकुल जाट का नाम सुना है? हाँ, गोकुल जाट जो आगा चौधरी थे, यहीं के पास के राजा के पास के रहने वाले थे। गोकुल जाट को उसने तड़पा तड़पा के शरीर के छोटे छोटे अंग करके मार के भगा दिया था। उनके ताऊ थे उदय सिंह, उनको काट के मार दिया था। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, बहुत क्रूरता से मारता था वो, डर बिठाना सीधा, बहुत क्रूरता से। संभाजी महाराज को तो उसमें तो पिक्चर में तो कुछ भी नहीं दिखाया सर, उससे भी बेहतरीन तरीके से मारा था। बोले कहते हैं कि खाल नोचवा ली थी, खाल, नाखून निकलवाए गए थे, पैरों के हाथों की उंगलियों को काटा गया था, फिर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके, बहुत भयंकर वो इतना ही क्रूर था। अच्छा, उस मूवी में भी दिखाया गया है कि जैसे मतलब एक संदर्भ भी आता है कि शिवाजी और वो संभाजी उन्हें इनवाइट किया था औरंगजेब ने। हाँ, उन्हें कैद कर पुरंदर लिया। की संधि, वो जरा आप बताएं। पुरंदर की संधि जो है बेसिकली, जब औरंगजेब एक्सपेंशन कर रहा था तो छत्रपति शिवाजी महाराज बैरियर थे उसके, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके आपस में ट्रीटी कर लेते हैं। तो वो ट्रीटी करने के लिए शिवाजी महाराज को कहां बुलाया गया था? शिवाजी महाराज को बुलाया गया था आगरा। जब आगरा बुलाया गया था शिवाजी महाराज को, तो वहां उसने ट्रीटी की कुछ कंडीशंस और रखी, औरंगजेब का कुछ और कहना था, तो दोनों में मतभेद हो गया। तो इस मतभेद के चक्कर में क्या हुआ, संभाजी, उनके बेटे उनके साथ आए थे, शिवाजी महाराज को क्या कर लिया? कैद कर लिया। और जब कैद किया, वो बाद में, पहले संभाजी महाराज बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे, बहुत माइंडेड थे, पहले अपने पिता को छुड़वाया, फिर खुद छोड़ के भाग गए वहां से। अच्छा, ये मुगलों में सारी क्रोनोलॉजी अगर मैं देखूं तो सबसे खतरनाक कौन था आपके अकॉर्डिंग? अगर देखिए, बेसिकली इसमें भी ना रीजंस हैं। अगर मैं ये सोचूं कि जिसने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चलाया और एक्सपेंशन किया, वो अकबर था, और जिसने क्रूरता से राज किया वो औरंगजेब था। अब ये कहते हैं कि औरंगजेब ही, अब आप एक बात बताइए, शाहजहां ने पूरी की पूरी ट्रेजरी खाली कर दी है। आप कहीं पर भी जाते हैं और आपकी क्या है, आपके पास पैसा ही नहीं बचा राजकोष में, आप राज्य कैसे चलाएंगे? और आपके राजकोष में पैसा आने का एक ही कारण है, टैक्स। तो आप क्या करेंगे? टैक्स बढ़ाएंगे। औरंगजेब ने तो यही किया राज्य को बचाने के लिए। औरंगजेब गलत कहां से हो गया इस बात में? उसके व्यू से अगर देखा जाए तो ऊपर से अगर आपको बड़ा साम्राज्य बनाना है तो एक्सपेंशन तो करना पड़ेगा, उसके लिए आर्मी चाहिए, आर्मी के लिए पैसा चाहिए, हथियार चाहिए, तो उसके लिए टैक्स बढ़ा दिया उसने, जजिया को दोबारा लगा दिया। उसको लगाने के बाद में उसने बड़ी सेना बनानी है, तो बड़ी सेना क्यों बना रहा है? वो राज्यों को जीतने के लिए। तो राज्य के जो जीत के बीच में आएगा वो तो मारा जाएगा। पेशवाओं ने नहीं मारे थे, जो बाजीराव पेशवा, उन्होंने कितने लोग मारे थे? क्यों नहीं मारे? वही राज्य का एक्सपेंशन। इसको अलग अलग एंगलों से जोड़ के दिखा देते हैं हम लोग, ये हो गया। सिर्फ राज्य के, साम्राज्य के विस्तार के सारे कारण थे। अच्छा, जब हमने चर्चा शुरू की थी तो चंगेज खान का नाम आपने लिया था, वो आखिरी मुगल एरा में पूछता हूँ, फिर मैं यूपीएससी पे आता हूँ। तो वो चंगेज खान क्रूर थे, उनके बारे में बोला जाता है बहुत क्रूर। तो इनसे भी ज्यादा क्रूर थे। आपने एक पिक्चर देखी बाहुबली? हाँ, बाहुबली में एक इवेंट आता है जिसमें वो बाहर से ऐसे अजीब से लोग आ जाते हैं, वो अजीब सी भाषा बोलते हैं, आदिवासी टाइप। ये चंगेज खान मान लो एक तरीके से। अच्छा, उस तरीके का चंगेज खान इतना मस्त किस्म का व्यक्ति है इतिहास में सर। चंगेज खान, देखिए, चंगेज खान इतना अच्छा था, जिस राज्य को वो जीत सकता था उसे जीतता था, जिसे नहीं जीत पाता था वहां अपनी बेटियों की शादी कर देता था, वहां से रिश्ते बना लेता था। नहीं, वो बेटियां उस राजा को मार देती थी पहली रात में। अच्छा। और वहां पे वो अटैक कर देता था।
वहां का भी राज्य। चंगेज खान ने तो बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया सर, बहुत बड़ा। और उसने जिस क्रूरता से मारा है लोगों को सर, उसने लाशें बिछाई हैं सीधा, गांव के गांव, राज्य के राज्य जला देता था। अलग किस्म का राजा था वो सर, बहुत ही अलग किस्म का चंगेज खान। मतलब औरंगजेब की क्रूरता उसके सामने कुछ भी नहीं। औरंगजेब तो ये मानिए कि 1% भी क्रूर नहीं था चंगेज अच्छा, खान। उसका शासन कहाँ था वर्ल्ड में? मंगोल वगैरह के एरिया में। अच्छा, वहां। ये चाइना वाइना का जो पूरा एरिया, ये सब उसका। आप ये कहिए चंगेज खान तो यहाँ तक भी आया था, ऊपर हमारे भारत से रसिया वसिया के आसपास के एरिया को उसने जीत लिया था। मतलब पूरे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत उसके बड़ा हिस्सा चंगेज के पास, मतलब बहुत बड़ा। चंगेज खान का नाम सुन के मतलब ये मानिए कि ऐसा बोलते ना कि कांप जाते थे लोग। जहां चंगेज खान का नाम आ गया, राज्य छोड़ के भाग जाते थे लोग। लड़ने की जरूरत ही लड़ने नहीं की थी। जरूरत ही नहीं है सर, चंगेज तो बहुत अलग किस्म का राजा था। अच्छा, अब मैं ना यूपीएससी पे वापस हाँ आता हाँ हूँ। हाँ। यूपीएससी बड़ा एग्जाम है, जी। बच्चे प्रिपेयर करते रहते हैं। तो एक तो सही क्लास और सही एज कौन सी है जब से आपको यूपीएससी के बारे में सोचना चाहिए? देखिए आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, और हमारा थोड़ा सा अलग मानना है, हालांकि बहुत सारे लोग अलग तरीके से कहते हैं। पहले क्या था, कंपटीशन कम था, लोग कम फॉर्म भरते थे, चीजें वो ठीक थी। तो पहले बच्चे ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना स्टार्ट करते थे, और टफनेस लेवल भी बहुत कम था। आप पेपर्स उठा के देखेंगे पुराने वाले तो नॉर्मल थे, हो जाते थे। 2016 से पहले ऐसा था कि जो जीएस के पेपर्स भी थे उनमें फिक्स क्वेश्चंस थे कुछ, उनमें से पेपर आ जाता था। अब 2016 के बाद जैसे यूपीएससी ने चेंज किया तो टफनेस लेवल बहुत ज्यादा हो गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। तो अब बच्चे का जो राइट टाइम है तैयारी करने का, अगर उसे सिविल ही ज्वाइन करना है तो कॉलेज के साथ ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, यानी आफ्टर 12th आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन के वो जो 3 इयर्स हैं वो उसमें आप आप तैयारी कर सकते हैं इस्तेमाल आराम कर से। सकते हैं। हाँ, इस्तेमाल करिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी आप बीए कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट वहां पढ़ रहे हैं, वही सब्जेक्ट आप सिविल में पढ़ रहे हैं। और जब आप यहाँ से डिसिप्लिन बना लेंगे तो 21-22 साल की एज तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी तैयारी, और आप अपना पहला अटेम्प्ट 21 या 22 साल की एज में दे पा रहे होंगे। मैक्सिमम जितने भी ऑफिसर्स आपने देखे होंगे 21-22 साल की एज में, वो सब तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर 12th। नहीं, 21-22 में बन कैसे गया अधिकारी? तभी बन गया। तभी बन गया। तो एक तो अपना विजन क्लियर रहना चाहिए शुरू से। तो बच्चे का है कि अगर उसे सिविल ज्वाइन करना है, स्टेट पीसीएस ज्वाइन करना है, तो आफ्टर 12 तैयारी करना स्टार्ट कर सकता है, अगर उसे टाइम नहीं वेस्ट करना है अपना। अच्छा, प्री के लिए कौन सी सब्जेक्ट ऐसी इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या सब इक्वल ही है? नहीं, इक्वल है। अब तो प्री है ना, दो पार्ट्स में बट गया एक तरीके से। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एक साइड रख दीजिए, साइंस एंड टेक उसमें आईआर, आर्ट एंड कल्चर, ये वाले पोर्शन को आप, करंट अफेयर इसको एक साइड रख दीजिए। दोनों की इक्वल वेंटेज हो गई है, एक तरीके से देखा जा रहा है। तो आपको क्या है, कम से 4 सब्जेक्ट एक साइड वाले, और दूसरी साइड के 2 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो आप जैसे 2023 में साइंस एंड टेक के बहुत पोर्शन आ गए थे, करंट अफेयर अच्छा खासा आ गया था, और हिस्ट्री क्वेश्चंस कम आ गए थे। जैसे अभी 2025 में जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन 2-3 ही आए हैं, और कहाँ आते हैं 15-16 क्वेश्चन। मतलब पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आए। ये तो बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ने को मिलता है। ऐसे ही है। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, उसका ट्रेंड समझना पड़ेगा। क्या करते हैं ना बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 2-3 साल तक तो वो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं। यूपीएससी का मतलब है कुछ ना पढ़ने से पहले आपको बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, आपको ये समझना पड़ेगा क्या नहीं पढ़ना, अवॉइड क्या करना। हाँ, अवॉइड क्या करना है। जिस दिन आप ये समझेंगे ना क्या नहीं पढ़ना, आप एग्जाम निकल जाएंगे। और आप शुरुआत में जब बेसिक पढ़ रहे हैं या फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो फाउंडेशन में आप फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। आप सिलेक्शन के बारे में ना सोचकर आप ये सोचिए कि मुझे इन सबको जानना है, चीजों को सीखना है। आप सीखते सीखते 3 साल में कब उस पेपर के लेवल पे पहुंच जाएंगे आपको खुद नहीं पता लगेगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखे, जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो एक चीज हमेशा ध्यान रखे कि साथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सिलेबस, देखिए कोई भी एग्जाम हो, जैसे कोई युद्ध है, जब तक युद्ध मैदान को आप ना पहचानेंगे तो युद्ध कैसे लड़ लेंगे। सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करिए, पूरा पूरा अच्छे से एनालाइज करिए कहां से कितना पोर्शन आ रहा है। फिर 5 साल के पेपरों को देखें, उससे उसको इतना आइडिया लग जाता है कैसे कैसे मुझे पढ़ना है। उसके बाद स्टार्ट करें, और जैसे ही कोई भी टॉपिक पढ़ता है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए। चैप्टर वो कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद तुरंत क्वेश्चंस लगाए। जब ये सारी चीजें वो करता जाएगा तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, और एक बार प्रैक्टिस अच्छी गई, क्वेश्चंस निकालना आ गया, क्वेश्चंस लगाना आ गया, बहुत इजी हो जाता है एग्जाम को निकालना। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था कि यूपीएससी काउंसिल का चेयरमैन अगर आपको बनाया जाए तो ऐसा क्या डिफॉल्ट लगता है जो आप सुधारना चाहेंगे? देखिए इसमें ना
ऐसे तो मैं नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है, यूपीएससी बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट? और मैं सबसे पहले जो इम्प्रूव करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि टाइम टू टाइम चीजें हों। टाइम टाइम, जैसे अभी भी टाइम टू टाइम हो रही है। एक बहुत लंबा प्रोसीजर बना दिया है इसको, 1-1.5 साल का प्रोसीजर बना दिया, उतना ना बने। और जैसे आंसर की आती है, प्रीलिम्स की आंसर की, मतलब विद इन 15 डेज उसको निकाल दिया जाए आंसर की को। जिससे क्या होता है, बच्चे को ये पता लग जाता है कि मेरा निकला है। वैसे तो पता लग ही जाता है, बट एक्यूरेटली ये कोचिंग्स निकालती है अपनी आंसर की, तो उन पे विवाद चलता है फिर। इससे बढ़िया यूपीएससी को अपनी एक आंसर की निकाल देनी चाहिए 10 या 15 डेज में। दूसरा, जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा वो करना चाहिए, रिवाइवल करना चाहिए। आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मतलब फ्लक्चुएट मतलब बेसिकली कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं आप उसको ना, एक जगह टिक जाना चाहिए आपको। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, इससे ना बहुत दिक्कतें फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत दिक्कतें फेस कर रहे हैं। जो बच्चे मेंस के बाद में उसको जल्दी रिजल्ट निकाल देना चाहिए। विद इन 10 डेज आप 15 डेज आप रिजल्ट निकाल दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू कॉल टाइम से करा दीजिए। अभी तो इसमें बहुत फेसेस हैं जिनमें बदलाव की बहुत जरूरत है। अच्छा, आपके यहाँ आप पढ़ा रहे हैं, आपके यहाँ और फैकल्टी, उनमें ऐसा क्या खास है जो एक बच्चे को अट्रैक्ट करेगा? हमारा सबसे बड़ा जो यूएसपी है ना, वो है कि हम एक एक बच्चे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हम बच्चे की मेंटलिटी को एनालाइज करते हैं। हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बेसिकली अलग प्रोग्राम है। हर बच्चे की मानसिकता अलग है, हर बच्चे की अप्रोच अलग है। इस अप्रोच को अगर आपको समझना है तो उसके लिए आप नहीं समझ पाएंगे। हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स अपॉइंटेड है, वो डॉक्टर्स क्या है, हर बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हैं। हर मंथ उनकी रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट बनने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको किस तरीके से काम कराना है। अब आप बताइए, हम 2 लोग हैं, आपके पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, दवा मैं एक ही खा रहा हूँ, नहीं होगा। तो ऊपर से छोटे बैच साइज रखते हैं। हमारे यहाँ 40 बच्चे रहते हैं एक बैच में। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या, हम डेमो नहीं देते, डेमो के साथ साथ हम हर किसी का एडमिशन नहीं लेते। कोचिंग्स में क्या है, हर किसी का एडमिशन हो जाता है, जाओ कोचिंग में। नहीं, हम पहले 7 दिन खुद एनालाइज करते हैं। हर बच्चा कैपेबल है, बट हर बच्चा एक चीज के लिए बना है ये भी फिक्स नहीं है। तो उस बच्चे की कैपेबिलिटी को एक हफ्ते हमारे यहाँ क्लास लेते हैं, एक हफ्ते में हम बच्चे को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, फिर फैकल्टीज रिपोर्ट देती हैं इसको हमें रखना है या नहीं रखना। फिर हम बच्चे को बेटर, अगर हमें नहीं रखना होता तो हम बता देते हैं बेटा हमारे हिसाब से आप इस चीज की तैयारी नहीं, इस चीज की तैयारी करेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। मतलब पैसे के पीछे नहीं पैसे नहीं सर, हमने अभी 10-12 बच्चे निकाले हैं इंस्टीट्यूट से। क्यों? रीजन यही कि बेसिकली कमजोर बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो पढ़ना नहीं चाहता, जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि घर वालों ने फोर्स किया। जैसे एटमोसफेयर भी बहुत खराब होता है ना। हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में बच्चा आता है 9 बजे, शाम को 5:30-6 बजे तक यहीं रहता है। कैफेटेरिया यहीं है, लाइब्रेरी यहीं अवेलेबल है, सारी चीजें हम लोग यहीं कराते हैं। न्यूज़पेपर को एनालाइज कराना, आंसर, इंडोर फैकल्टीज हैं सारी, कोई लेक्चर देने नहीं आती है फैकल्टी, सुबह से शाम तक यहीं रहेगी, डाउट सेशंस यहीं लेगा। पूरा एटमोसफियर वो है, हम सिर्फ सिविल्स पढ़ाते हैं, पूरा एटमोसफियर वही है जो होना चाहिए। मिक्सचर नहीं है, मिक्स बिल्कुल नहीं। ऊपर से बच्चे ड्रेस में रहेंगे, हेयर कट कैसा होगा, बच्चों को बोलना कैसे है, बात करने का लहजा क्या होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा एक ऑफिसर में और एक आम इंसान में एक बेसिक डिफरेंस ये है, बोलना और सोचना। और जब तक आप सोच नहीं सकते आप बनेंगे कैसे? वो तो प्री के साथ आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है, उन सब में यही आता है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को साथ में लेके चलते हैं हम। बेसिक हमारे यहाँ कोई 1 साल का कोर्स है ही नहीं, हमारे यहाँ सबसे छोटा कोर्स 2 साल का है। क्योंकि हम जानते हैं यूपीएससी को आप 11 महीने 12 महीने में पढ़ा ही नहीं सकते, 17-18 महीने तो सिलेबस को एनालाइज करने में लगते हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए हम हर चीज को बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही बड़ी चीज बनाती हैं। हम हर एक छोटी चीज पे ध्यान देते हैं बच्चे की पे। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन था, कोई टिप्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर यूपीएससी वाले बच्चों के लिए एक सिंपल सी वो है, अपने आप को पहचानो, चीजों को समझो, एनालाइज करना सीखो, पेपर्स को प्रॉपर एनालाइज करो। आप जब पेपर्स को प्रॉपर एनालाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस फैक्टर से हमें पढ़ना है, और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागो। आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब बहुत रिसोर्सेज हैं और हर बच्चा उस रिसोर्सेज के पीछे भाग रहा है, रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। टॉपर्स जो बोलते हैं वो अपने तजुर्बे से बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बात आपके भी काम आएगी। हर व्यक्ति का सोचने का, समझने की क्षमताएं अलग हैं, अपनी सोचने समझने की क्षमताएं समझें, उस आधार पे आगे बढ़ें, ना कि किसी ने कुछ कह दिया उसी पे चल रहे हैं। हर किसी के रास्ते समान नहीं होते, हर किसी की स्थिति समान नहीं होती। अपने रास्ते, अपनी स्थिति हमें खुद चुननी पड़ती है और उस पर खुद चलना पड़ता है।
तो ये ध्यान रखें आप सब। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें बड़ा अच्छा लग रहा और है। मैं जब भी आपके साथ ऑफ कैमरा भी बैठता हूँ तो ऐसी चीजें जानने को मिलती है जो ये इन सब में नहीं दिखाई जाती। नहीं सर, ये बेसिकली समझना चाहिए लोगों को। मैं तो ये कहता हूँ पढ़ना चाहिए। आजकल लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है। वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है तो पढ़ने की यूनिवर्सिटी जरूरत है। नहीं है ना। दूसरा, अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था मार्केट, अभी हमारे पास एक पब्लिकेशन वाले बैठे हुए थे कल, तो उन्होंने बताया कि बुक्स बिकना बंद हो गई है मार्केट में। मतलब बेसिकली बुक्स जो पहले जो बिका करती थी उससे रेशियो कम आया है, क्योंकि लोग फोनों में पढ़ने लगे हैं, टैबलेट्स में पढ़ने लगे हैं, अपनी बॉडी को खराब करें। आप किताब से जब पढ़ते हैं ना तो चीजें जो अलग तरीके से समझते हैं वो आप फोन और लैपटॉप पे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो फील भी नहीं आया। किताब को जब बच्चा पढ़ता है एक एक लाइन, तो उस लाइन का मीन्स यहाँ छपता है। फोन पे जो पढ़ता है तो वो कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझ भी रहा है तो उतना नहीं समझ में आएगा। फिर डाइवर्जन भी बहुत ज्यादा होता है। तो किताबों का बहुत बड़ा महत्व है सर, वो पढ़ना चाहिए। लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। जरूरी नहीं है आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी पढ़े, नॉलेज के लिए भी पढ़ना, के लिए पढ़ो, और नॉलेज के लिए पढ़ना भी चाहिए सर। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। आप लोग देखते रहिए समाचार 24 में। फिर मिलूंगा एक और स्पेशल शो में एक और स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।